हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, वापस से रिज्यूम कर रहे हैं हमारा सेशन, जिसमें हमने ऑलरेडी 35 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन से, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ द प्लांट सेल वॉल दैट मीडिएट एडेशन बिटवीन प्लांट सेल्स। तो आपको देख के, अगर आपने एमपीपीएससी वाला पेपर देखा है तो उसमें आप बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन यही पूछा गया है। उसमें ऑप्शंस चेंज कर दिए थे, उसमें प्लाज्मोडेस्माटा मेंशन कर दिया था और इसमें मिडिल लेमिला दे रखा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा मिडिल लेमिला। अदर ऑप्शंस देखें तो एडेरेन जंक्शंस, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स एंड डेस्मोसोम। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स तो सभी में रहेगा, ये कोई एडिशन सेल एडिशन मॉलिक्यूल नहीं है। और डेस्मोसोम एंड एडेनिन जंक्शन ये किस में रहते हैं? एनिमल सेल में रहते हैं मेनली। लेकिन मिडिल लेमिला ये रहता है प्लांट सेल के अंदर। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मल्टीसेल्युलर एनिमल्स ऑल द डाइवर्स इफेक्ट ऑफ सीएमपी आर मीडिएटेड थ्रू। तो मल्टीसेल्युलर एनिमल्स के अंदर मेनली जो सारे सिग्नलिंग पाथवेज है उसमें मेजरली वर्क करता है साइक्लिक एएमपी एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। एंड ये एक्टिवेट करता है, ये मीडिएट करता है थ्रू द प्रोटीन काइनेस ए। इसी वजह से इसको प्रोटीन काइनेस ए को साइक्लिक एएमपी मीडिएटेड प्रोटीन काइनेस भी बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन काइनेस ए। ये इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं इस ऑप्शन को, बिकॉज इसमें टायरोसिन काइनेज दे रखा है, ये एक टाइप का रिसेप्टर है। इसका साइक्लिक एएमपी का मीडिएटर का से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक रिसेप्टर है। एंड पॉलीमरेज वन एंड पॉलीमरेज थर्ड ये तो रेप्लिकेशन में वर्क करते हैं या फिर ट्रांसक्रिप्शन में वर्क करते हैं। आर डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन में वर्क करेगा, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में वर्क करेगा। तो यहाँ पे प्रोटीन काइनेज इजीली यहाँ इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which group of proteins regulates the activation of the intrinsic apoptotic pathway। तो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। अपॉप्टोटिक पाथवे का अगर नाम लें और यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन हमें क्लियरली दिख रहा है कि BCL2 फैमिली जो है उसकी प्रोटीन्स यहाँ पे वर्क करती हैं फॉर द अपॉप्टोसिस पाथवे। अपॉप्टोटिक पाथवे में BCL2 फैमिली की जो प्रोटीन्स है उसके अंदर प्रो अपॉप्टोटिक एंड एंटी अपॉप्टोटिक दोनों ही टाइप की प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। प्रो अपॉप्टोटिक की बात करें तो यहाँ पे बैक एंड बैक्स आ जाएगा। एंड एंटी अपॉप्टोटिक की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा BCL2 एंड BCLXL। तो ये दोनों ही टाइप की प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, प्रो अपोप्टोटिक एंड एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स। तो ये रेगुलेट करती हैं इंट्रिंसिक पाथवे को। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है उसको, उसकी परमिएबिलिटी को रेगुलेट करते हैं और साइटोक्रोम सी को बाहर निकालते हैं। अगर अपोप्टोटिक पाथवे होना है तो साइटोक्रोम सी बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा BCL2 फैमिली। रास प्रोटीन का हमें पता है ये सेल सिग्नलिंग में वर्क करता है। रास स्मॉल जी प्रोटीन है जो सेल सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। जी प्रोटीन भी एक सिग्नलिंग कैस्केड शुरू करता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के साथ में। एनएफ कप्पा बी इसकी बात करें तो ये इम्यून सेल्स के अंदर ये एक टाइप का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो इम्यून रेस्पॉन्स के साथ में इन्वॉल्व होता है और ये सेल सर्वाइवल को प्रमोट करेगा। इसका अपॉप्टोसिस में कोई भी रोल नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोटीन्स एनकोडेड बाय प्रोटोऑन्कोजीन। सो सी, प्रोटोऑन्कोजीन क्या होते हैं? प्रोटोऑन्कोजीन बेसिकली जो सेल की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, सेल की सर्वाइवल के लिए जो भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ ग्रोथ हार्मोन्स हो सकते हैं, ये सब प्रोटोऑन्कोजीन्स हैं।
अगर इनमें कुछ म्यूटेशन हो जाए तो ये फिर ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये कैंसर डेवलप करने में रोल प्ले करते हैं। तो अब इसमें क्या दे रखा है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है प्रोटो ऑन्कोजीन प्रोजेनिक प्रोटीन्स का। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखें तो प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स क्या करेगी, अपोप्टोसिस करवाएगी। तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया, तो ये नहीं होगा। ग्रोथ इनहिबिटिंग सिग्नलिंग प्रोटीन्स, ये तो ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हैं, इनहिबिट नहीं करेंगे। तो ये तो ट्यूमर सप्रेसर जो जीन्स होते हैं, ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स जो होती है उनका काम है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। चेक पॉइंट पाथवे प्रोटीन्स, चेक पॉइंट्स होते ही इसलिए है ताकि आगे जाके कैंसर पोज ना हो या फिर सेल में कोई भी डैमेज ना हो, तो ये भी ट्यूमर सप्रेसर जीन की कैटेगरी में आ जाएंगे। ग्रोथ प्रोमोटिंग सिग्नलिंग प्रोटीन्स आर द एग्जांपल ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन्स, और ये ही इसका स्पेसिफिक फीचर है प्रोटोऑन्कोजीन्स का, टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर सेल। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। Next question is, how do most cancer cells respond to signals that cause normal cells to cease proliferation and enter to G0 phase? So, यहाँ पे क्या दे रखा है कि कौन जो कैंसर सेल कैसे रेस्पॉन्ड करती है अगर वहां पे अगर उसको G0 स्टेज वाला अगर G0 स्टेज में एंटर करवा दिया जाए, जैसे कि नॉर्मल जो सेल्स होती है वो जाती है, या फिर उसका प्रोलिफरेशन सीज करवा दिया जाए। तो कैंसर का मतलब क्या है कि यहाँ पे अनकंट्रोल सेल ग्रोथ होगी, उसमें कॉन्टेक्ट इनिबिशन लॉस्ट हो जाता है, कॉन्टेक्ट नहीं होता है सरफेस के साथ में, वो डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में क्या होती है, ग्रो होती जाती है। उसको कोई भी सरफेस या फिर कोई भी एडेशन मॉलिक्यूल नहीं चाहिए होता है कैंसरस सेल्स को, वो एक के ऊपर एक ऐसे ग्रो हो सकती है, जो कि इसको नॉर्मल सेल से डिफ्रेंशिएट करता है। इसके अलावा जो नॉर्मल सेल है वो G0 क्वेश्चन स्टेज में जा सकती है, लेकिन कैंसर सेल को इससे फर्क नहीं पड़ता है, कैंसर सेल उस स्टेज में नहीं जाती है, उसका सिग्नल प्रेजेंट हो फिर भी वो क्या करेगी, प्रोलिफरेट होती रहेगी। यही कैंसर सेल का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इसमें अगर ऑप्शंस देखें तो दे सीज द प्रोलिफरेटिंग एंड बिकम क्विशेंट, नहीं ये तो कभी नहीं करेगी, ये तो नॉर्मल सेल का फंक्शन है, नॉर्मल सेल इस तरह से परफॉर्म करती है। द कंटिन्यू ग्रोइंग टू हाई सेल डेंसिटीज, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये कंटिन्यू ग्रो होती रहेगी चाहे इसको कोई भी सिग्नल मिले यहाँ पे, जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग अगर अपोप्टोटिक सिग्नल मिलके वो कैंसर सेल को अपोप्टोसिस में नहीं ले जाता है, तब तक यहाँ पे कैंसर सेल ओवरग्रोथ होती रहेगी। दे एग्जिबिट डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन, नहीं डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन इनमें होता ही नहीं है, इनका डेंसिटी डिपेंडेंस इनहिबिशन जो है वो लूज हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, उसी की वजह से कैंसर हो जाता है वहां पे पर्टिकुलर सेल में। दे एडर टू नेबरिंग सेल इन एन ऑर्डरली एरे, यहाँ पे डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में कैंसर सेल में ग्रोथ होती है, ऑर्डरली मैनर में कुछ भी नहीं होता है, इसी वजह से उसको कैंसर बोला जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये सारे क्वेश्चन थे। आज आपको आवाज से थोड़ा लग रहा होगा अभी थोड़ी तबीयत ऐसी ही हो रखी है, तो थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई मैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि अच्छे से एक्सप्लेन करूं, अच्छे से पूरा प्रॉपर तरीके से आपको बताऊं। और कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि आरपीएससी जो अभी अपकमिंग एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे पर्टिकुलरली कमेंट सेक्शन में बताएं कि बुक्स के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर नॉर्मली आपको स्ट्रेटेजी से रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए पर्टिकुलर, तो उसके बाद मैं इससे रिलेटेड भी वीडियोस बना दूंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।